हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने करंट अफेयर्स विद एडिटोरियल नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत आज हम 16 मई 2021 में एडिटोरियल को कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे 3 न्यूज़पेपर से कंप्लीट होंगे, दैनिक जागरण, द हिंदू और जनसत्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा करंट अफेयर्स विद एडिटोरियल 16 मई 2021 के आर्टिकल्स हैं। अपने इस आर्टिकल में आज हम दैनिक जागरण के, द हिंदू के और जनसत्ता के आर्टिकल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि इसमें से कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं और कौन से आर्टिकल अनइम्पॉर्टेंट हैं। तो हमारा जो आज पहला आर्टिकल है वो है इन कोविड स्टॉर्म के बारे में। ये द हिंदू का आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस कुछ मेजर इसमें कॉजेज के बारे में दिया गया है कि आखिरकार कोविड-19 के पैंडेमिक के समय में गवर्नमेंट किस तरीके से फेल हुई, या गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं या गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो कैसे फेल हो गई। तो उसी से संबंधित 4 से 5 पॉइंट हैं, उन्हीं को आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आप सबको अच्छे से पता है कि कोविड-19 की सेकेंड वेव जब आई तो इसने एक तरीके से पूरे के पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरीके से तोड़ कर रख दिया और इस बात की रियलिटी पब्लिक के सामने लाकर खड़ी कर दी कि वास्तव में इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है या जो हेल्थ सेक्टर है वो काफ़ी वीक है। खासतौर पर अगर यहाँ पे बात की जाए सरकार की आयुष्मान भारत योजना, वो भी यहाँ पे किसी भी तरीके से उतनी कारगर साबित नहीं हो पाई। दूसरी बात जब यहाँ पे देखने को मिला कि कैसे कई सारे हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी है, कैसे वहाँ पे ऑक्सीजन की किल्लत है, अर्थात वहाँ पे एक तरीके के बेसिक नीड्स ही फुलफिल नहीं हो पाई। तो ये कई सारे ऐसे रीजन मिलकर हमारी इस स्थिति को पूरी तरीके से पब्लिक के सामने ले आए। साथ ही दिक्कत तो तब आने लगी जब मीडिया चैनल्स में कई सारे डिबेट चलने लगी कि नेहरू मॉडल काफ़ी अच्छा था, मोदी मॉडल फेल है, केजरीवाल मॉडल अच्छा है। अर्थात इन मॉडल्स के चक्कर में पब्लिक के बेसिक नीड को कहीं पर ध्यान में नहीं रखा गया। अतः इस मॉडल के बारे में किसका मॉडल अच्छा है, किसका मॉडल बुरा है, इन सब चीज़ों से लोगों को ऊपर उठना चाहिए और लोगों को ही नहीं बल्कि सरकार को अपने नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। वो वास्तव में देखे कि कोविड-19 की पैंडेमिक के बाद अन्य फ्यूचर में जो पैंडेमिक आने वाली हैं उनसे हमें कैसे डील करना है और डील करते समय हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं या जो हमारे देश के गरीब हैं उनको किस तरीके से ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालना है। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो दूसरा आर्टिकल इसके अंतर्गत आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है ऑर्फन से रिलेटेड, मतलब जो अनाथ बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड ये आर्टिकल है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के पैंडेमिक ने कई परिवारों को, यहाँ तक कि संयुक्त परिवार हो चाहे एकल परिवार हो, उनको पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया है। उनमें से या तो पूरे के पूरे मेंबर कोविड-19 के शिकार होकर मृत्यु का वरण कर लिए या फिर उनमें से कुछ ही एकाध बचे, और जब उनमें से कुछ ही एकाध बचे तो किसी के माता पिता शेष रह पाए तो नहीं रह पाए, तो किसी की सिंगल माँ ही रह पाई। अगर सिंगल माँ है तो कोई दिक्कत नहीं हुई कि बच्चे वहाँ पे पल सकते थे, बट जिनका पूरा का पूरा परिवार चला गया तो उनके लिए समस्या ये आई कि आखिरकार वो अब किसके सामने जाएं, अर्थात वो अनाथ बच्चे अब उनकी परवरिश कौन करे। तो इसको लेकर इस आर्टिकल में बात की गई है कि जैसे समाज के, सोसाइटी के लोग करते क्या हैं कि उन अनाथ बच्चों को किसी नज़दीकी उनके रिश्तेदार के पास छोड़ देते हैं और उस रिश्तेदार से उसकी केयर करने को कहते हैं। बट एक तरीके से ये कानूनी अपराध है। कानूनी अपराध क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ जो जुवेनियल जस्टिस एक्ट है, चाइल्ड से रिलेटेड, चाइल्ड एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड 2015, उसमें ये कहा गया है कि जो भी बच्चा अनाथ होगा उसे पहले आप CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास ले जाकर उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं और ये क्लियर करें कि वास्तव में ये व्यक्ति जो हैं वो योग्य हैं इसके लेने के लिए, नहीं लेने के लिए। ये तो बात हुई जो कोविड-19 के पैंडेमिक से जो पर्सन प्रभावित हैं, लेकिन वो बच्चे जो वास्तव में ऑलरेडी ऑर्फन हैं, मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं और अचानक आपको रास्ते में कोई व्यक्ति मिला कि वो पर्सन या वो बच्चा वो ऑर्फन आपको वहाँ पे नज़र आया, तो आप वहाँ पे कौन कौन से स्टेप ले सकते हैं या किन किन तरीकों से आप उसकी मदद कर सकते हैं, इन सभी प्रोसेस को यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है।
पहला तो इन्होंने ये बताया कि आप ये कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर उसकी एडवर्टाइज कर सकते हैं, हालांकि ये उतनी कारगर साबित नहीं होती है। दूसरा ये कहते हैं कि आप 1098 पर कॉल करके आप हेल्प मांग सकते हैं, जो कि चाइल्ड केयर नंबर ही है। तीसरी ये बात कहते हैं कि आप पास के नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके का चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होता है जो कि हर एक पुलिस थाने में मौजूद होता है। चौथी ये बात कहते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को कॉल कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर को हम कॉल करें कैसे, तो इसके लिए सरकार ने एक ऑलरेडी पोर्टल बना रखा है, नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम फॉर मिसिंग एंड वल्नरेबल चिल्ड्रन पोर्टल। इस पोर्टल पर आप अपने आप को वहां से नंबर ले सकते हैं, उस पोर्टल को आप डाउनलोड करें और उसके जरिए आप डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर को कॉल कर सकते हैं। और लास्ट बात ये कहते हैं कि आप अगर ये सारे ऑप्शन आपके अगर क्लोज हो जाएं तो आप कुछ भी ना करके 1112 पर यानी कि 112 पर आप कॉल करें, 112 नंबर को आप डायल करें, तो इससे कोई ना कोई आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि ये ऑल इंडिया एक पुलिस नंबर है जो बच्चों के हेल्प से रिलेटेड है। क्लियर। अब बात आती है कि जब आपने बच्चों को हेल्प दे दी और बच्चों को वहाँ पे एक कमेटी के द्वारा, किसी सिविल सोसाइटी के द्वारा ले जाया गया, तो उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है। हालांकि इस पे क्वेश्चन नहीं आता, बट आपसे इथिक्स में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है केस स्टडी के रूप में कि मान लीजिए अगर आपने किसी अनाथ बच्चे को देखा तो उस बच्चे के संदर्भ में आप क्या क्या स्टेप ले सकते हैं और क्यों लेंगे, कानूनी रूप से वो कितने सही हैं। वहाँ पे आप इन चारों स्टेप का उल्लेख कर सकते हैं कि पहला स्टेप 1098, दूसरा पुलिस के पास जा सकते हैं, तीसरा डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर को कॉल कर सकते हैं, चौथा 112 पर कॉल कर सकते हैं। समझ गए। तो ऐसे आपको ये चीज़ें याद रखनी है। समझ गए। फिर बात आती है यहाँ पे कि इसके बाद प्रोसेस क्या होता है। जो सोसाइटी या जो हेल्पिंग नंबर पे आप कॉल करते हैं उसका कोई ना कोई ऑफिसर्स आता है, वो ऑफिसर उसको CWC के पास यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास ले जाता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अंततः डिसाइड करती है कि ये बच्चा किसके पास रहेगा या ये इस बच्चे की जो परवरिश होगी वो कौन करेगा। परवरिश का मतलब वो जो NGOs होते हैं उनमें से कौन सा NGO इसकी परवरिश करेगा, सिविल सोसाइटी कौन सी परवरिश करेगी। जब वो यहाँ पे परवरिश में पल रहा होता है तब कोई भी भारतीय या कोई भी विदेशी अपने आप को ऐप में रजिस्टर्ड करवा के उनमें से बच्चे को गोद ले सकता है। हालांकि एक पूरी प्रोसेस है जिसमें कहा जाता है कि जो इंडियंस होगा उसको हम प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे अपेक्षाकृत किसी NRI के। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बाकी जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद कई सारे केसेस का जिक्र करते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन का जिक्र करते हैं। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, देखिए न्यूज़पेपर भी क्या होता है ना कि सबके लिए आता है, रिसर्च वालों के लिए आता है, IAS वालों के लिए आता है, पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक इसी पे वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी आता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किसके लिए करें। अब इसी न्यूज़पेपर को एक वकील भी पढ़ेगा तो वकील उन केसेस को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। इसी न्यूज़पेपर को कोई पॉलिटी ऑप्शनल वाला पढ़ेगा तो वो इसे अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। बट हमारा ये काम नहीं है, हमें मोटे तौर पर यहाँ पे 4 पॉइंट वही लेने थे, खासतौर पर जो केस स्टडी से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी ये इजराइल और पैलेस्टीन का इशू है, ऑलरेडी हमने आपको कल पूरा डिटेल से पढ़ा दिया, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बीटिंग बैक द पैंडेमिक इन बॉम्बई, ये वास्तव में ग्राउंड जीरो आता है कि आखिरकार हमेशा कोई ना कोई एक आर्टिकल आता रहता है, कभी बॉम्बे पे, कभी चेन्नई पे, कभी चक्रवात पे, कि क्या क्या प्रोसेस हुए, कैसे बॉम्बे इन सारी चीज़ों से निकल कर आई। आपसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। फिर बात आता है हमारा दैनिक जागरण से रिलेटेड। यहाँ पे ये जो आर्टिकल है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। अर्थात इसमें किस तरीके से किसानों के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी अगली किस्त जो 2000 रुपये दी जाती है, 2-2000 करके 3 बार, उसको फिर से उन्होंने दे दिया है। तो ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये राजनीतिक है, पॉलिटिकल आपसे नहीं पूछा जाएगा। देखिए जब ऐसा कह देना कि ये नहीं पूछा जाएगा तो फिर इसको पढ़ना नहीं होता है। बच्चे क्या करते हैं ना कि 5 रुपये 10 रुपये का उनका न्यूज़पेपर होता है तो सोचते हैं सब कुछ पढ़ लें, तो फ़ायदा क्या उस चीज़ से। ठीक है,
फिर बात आती है समाज की शक्ति जगाने का समय। समाज की शक्ति जगाने का समय, ये वाला आर्टिकल कोरोना से रिलेटेड है, ये वाला आर्टिकल भी कोरोना से रिलेटेड है। ये टीकाकरण की उम्मीदें, ये वाला भी कोरोना से रिलेटेड है। और साथ ही यहाँ पे आपका संक्रमण रोकने के समुचित उपाय और संभव होगा कोरोना का इलाज। मतलब ये 5 से 6 आर्टिकल कोविड-19 से रिलेटेड हैं। तो हम क्या करते हैं, इन 5 से 6 आर्टिकल को एक साथ कंपाइल करके आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए ये वास्तव में आर्टिकल ये कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे कि आखिरकार जब से कोरोना की ये दूसरी वेव्स आई और दूसरी के बाद जब से तीसरी और चौथी वेव्स की शंकाएं बढ़ने लगी और जिस तरीके से लैंसेट अपनी रिपोर्ट देने की कोशिश की कि अगस्त तक भारत में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग मौत का वर्ण कर लेंगे, तो इससे पूरे के पूरे देश में एक भय का माहौल क्रिएट हो गया। कुछ लोग तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अपने आप को पार्टिसिपेट भी नहीं कराना चाहते, तो कुछ तो अपने गांव मोहल्लों में एम्बुलेंस के सायरन से डर गए। लेकिन लोगों को डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आज ज़रूरत है हर एक व्यक्ति को कदम से कदम ताल मिलाकर चलने की, समुदाय के हर एक वर्ग को एक दूसरे का सहारा बनने की, ताकि वो इस भयंकर विपदा से एक दूसरे को निकाल सकें। और इसमें न केवल कम्युनिटियां सहयोग कर सकती हैं, बल्कि कम्युनिटी के साथ साथ हर एक पर्सन एक दूसरे का सहयोग कर सकता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सिटीज़ के या आपके रीजन के कई सारे ऐसे जो वर्कर्स हैं या कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपने यहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर को फ्री में फुलफिल कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से आप देखते होंगे कि सरकार के द्वारा भी कई सारी नई नई स्कीम्स या सरकार के द्वारा कई प्रकार के भत्ते भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चाहे दिल्ली सरकार की बात हो, चाहे झारखंड सरकार की बात हो, चाहे हरियाणा सरकार की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो, हर एक स्टेट अपने लेवल पर पूरी तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा है। ये बात अलग है कि वो देर से जागे, लेकिन जागे। ठीक है, सरकार में भी उच्च स्तर पर अब टीकाकरण के प्रोसेस को बढ़ाया जा रहा। इससे ये हो रहा है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण कर लेंगे, जैसे अभी हाल ही में 17 करोड़ के आसपास लोगों को टीका लग चुका है, तो अगर हम टीकाकरण की प्रोसेस को अपना लेंगे तो जैसा कि इजराइल में इस समय केसेस देखने को नहीं मिलते, क्योंकि उसका फर्स्ट रीज़न यही है क्योंकि वहाँ पे टीकाकरण के प्रोसेस को काफ़ी तेज़ी से अपनाया गया। लोगों को पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर्ड कराया गया और रजिस्टर्ड कराने के बाद हर एक व्यक्ति को ट्रैक किया गया और इससे ये पता चला कि आज उनके यहाँ केवल 1000 में 1 पर्सन ही केस के रूप में नज़र आता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर सरकार विभिन्न कंपनियों को पेटेंट राइट प्रोवाइड कर दे या विभिन्न विदेशी कंपनियों को भारत में आयात या निर्यात को प्रमोट कर दे, तो इससे एक तरीके से हम कोविड के संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। अगर कोविड के संक्रमण को रोकना है और अगर कोई स्वदेशी उपचार के रूप में अगर हम बात करें, तो हाल ही में DRDO ने भी एक दवा की खोज की है। अर्थात वो एक दवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि काफ़ी कारगर साबित हो सकती है, लेकिन इस दवा के बनने में अभी कई सारा समय लगना बाकी है, अभी इसका ट्रायल होना बाकी है, अभी इसकी प्रामाणिकता होनी बाकी है। तो अतः अभी हमारे पास जो मौजूदा दवा है, खासतौर पर सीरम इंस्टीट्यूट की कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उसी को लेकर हमें अभी काम चलाना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने हाल ही में फाइजर और स्पुतनिक को भी परमिशन दे रखी है। इतनी सारी बातें इन सभी आर्टिकल्स में दी गई हैं। हालांकि हमने इसमें कई सारे इनपुट अलग अलग न्यूज़पेपर्स के उनको भी कंपाइल करके डाल दिया है। और बात वही है कि कोविड-19 के टाइम पीरियड पे स्थिति ऐसी है कि ज़्यादातर आर्टिकल आपके कोविड-19 से ही रिलेटेड होकर आते हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। अब जो हमारा एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो है भारत और यूरोप के रिलेशन। जब भी हम किसी के साथ रिश्तों की बात करते हैं ना, तो रिश्ते वास्तव में होते कैसे हैं? पर्सन टू पर्सन रिश्तों की बात अलग होती है, बट कंट्री बाय कंट्री रिश्तों की बात अलग होती है। ठीक है, क्योंकि हर एक कंट्री की अपनी एक महत्ता होती है, हर एक कंट्री की अपनी एक उपयोगिता होती है और हर एक कंट्री एक दूसरी कंट्री के साथ मिलकर एक विश्व को नई दिशा और नया विजन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसी दिशा में भारत और यूरोप अपने आप में एक अलग महत्ता रखते हैं।
ये महत्ता तब इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जब यूरोपीय यूनियंस के जो मेंबर्स हैं वो इंडिया के साथ साथ न केवल क्लाइमेट में नेगोशिएट करते हैं बल्कि इंडिया के साथ साथ इंडिया के इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के लिए भी अपने आप को नेगोशिएट करते हैं। और इसी दिशा में हाल ही में सरकार के साथ उन्होंने स्टैंड अलोन निवेश संरक्षण समझौता पर भी साइन करने की कोशिश की ताकि इंडिया में निवेश के इनपुट को बढ़ाया जा सके और इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। कोविड-19 के पेंडेमिक में तो ये स्थिति और ज़्यादा मजबूती से नज़र आई क्योंकि भारत जो है वो फार्मेसी के सेक्टर में सबसे बड़ा उत्पादन करता है। तो कई सारी यूरोपियन कंट्री की मांग है कि वो भारत के फार्मेसी सेक्टर में इन्वेस्ट करें और इस तरीके से अपने देश में जो वैक्सीन्स की प्रॉब्लम आ रही हैं उत्पादन को लेकर उसको हर हाल में सॉल्व कर सकें। ऐसी बातों का इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया है कि कब से इंडिया और यूरोप के जो रिलेशन है वो इम्प्रूव होने शुरुआत हुए। हालांकि आपसे ये चीज़ें नहीं पूछा जाएगा, बस इम्पोर्टेंट इसमें एक और बात आ जाती है खासतौर पर आईएमएफ को लेकर। आईएमएफ ने ये माना है कि आगे चलकर कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद इंडिया की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छे से रिवाइव करेगी, काफ़ी अच्छे से बूस्ट होगी और आगे चलकर वो हो सकता है कि वो ट्रिलियन में अपने आप को मैनेज कर सके। बट वही है कि आईएमएफ का आज डाटा कुछ और कहता है, आगे आने वाले समय में डाटा कुछ और कहता है। अभी डाटा ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उनको निवेश करना है, तो इसलिए एक तरीके से एक पॉजिटिव विजन वो क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। बाकी आप अच्छे से जानते हैं कि जब क्लाइमेट की बात आती है तो इंडिया और यूरोप आपस में मिलकर काम करते हैं। खासतौर पर आप फ्रांस को देख सकते हैं, फ्रांस के साथ में हमने सोलर अलायंस किया है। इसके अलावा आप देखिए कि अब इंडिया ने न केवल कर्क और मकर रेखा के मध्य के कंट्री को बल्कि वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं, यूएन के जितने भी मेंबर हैं, उनको भी पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे दी है कि आप हमारे साथ सोलर अलायंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारे साथ नवीकरणीय ऊर्जा को प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही चाइना को काउंटर करने के लिए आप हमारे यहाँ कई प्रकार की इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही हमारे जो सामरिक लोकेशन है उस पर हमें सहयोग कर सकते हैं। तो इस और साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूरोप ऑलरेडी चाइना के हिंद और पैसिफिक रीजन को लेकर खासतौर पर इंडिया के जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन का जो रीजन है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा वो चिंता में रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि कई सारे यूरोपियन कंट्री के आइलैंड या उनकी जो टेरिटरी हैं वो इंडियन ओशियन में रहती हैं। और जब इंडियन ओशियन के पास से किसी चाइना की पनडुब्बी होकर गुजरती है तो कहीं ना कहीं उनकी उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए वो खतरा बन जाती है। ठीक है, जैसे आप चागोज आर्कीपिलगो देखते हो, सोकोट्रा आइलैंड्स देखते हो, तो ये सारे ऐसे कई सारे रीजन हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातें यहाँ पे दी हैं। बाकी आप अभी मीटिंग हुई नहीं है, इनपुट कोई आया नहीं, तो इस पर हम ज़्यादा डिटेल अभी दे नहीं सकते। ठीक, फिर बात आती है जैविक युद्ध की बढ़ती आशंका। इसमें महाशय ये कहना चाहते हैं, महोदय ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में जो कोविड-19 की जो वेव्स आई है वो कहीं ना कहीं एक तरीके की जैविक युद्ध की शुरुआत है। हो सकता है कि आगे चलकर हमें कभी ना कभी ऐसे और भी वायरस का सामना करना पड़ सके, या हो सकता है कि अब जो फ्यूचर में जो बैटल्स होंगी उन बैटल्स में हथियारों का उपयोग न करके किसी भी देश को पराजित करने के लिए इसी तरीके के वायरस का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये वायरस वास्तव में चाइना की वुहान लैब में बना था। इतनी बातें इन्होंने कही। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, इससे ज़्यादा यहाँ पे कोई आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अब बात आती है सुपर कंप्यूटरों की। देखिए यहाँ पे भी वही कोरोना की महामारी की बात की गई, हमने इसको भी इसमें कंपाइल कर दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जेरूसलेम, अब देखो आपको पता चलना चाहिए कि क्या फ़ायदा होता है। ऑलरेडी हमने आपको बता दिया कि येरूशलेम और जेरूसलेम का मुद्दा क्या है, इजराइल फिलिस्तीन का क्या इशू है, तो आपको फिर ये आर्टिकल अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आपको अच्छे से पता है अल-अक्सा मस्जिद क्या है, तो आप बता सकते हैं अल-अक्सा मस्जिद की क्या कहानी है, क्या इशू हुआ। ठीक है, संवेदना की डोर, इसमें वही बातें पूरी दी हुई हैं कि किस तरीके से महानगरों में या किस तरीके से लोगों ने, कई बार तो ऐसा हुआ कि परिवार के घर के आमजनों को भी उन्होंने घर से निकाल दिया अगर पता चला कि वो कोविड-19 से संक्रमित हैं। ऐसी बातों को यहाँ पे जिक्र किया गया है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा और ना ही आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है।
बात आती है सुपर कंप्यूटर की। हालांकि इंडिया से रिलेटेड ये है नहीं, बट हम इंडिया के प्रोस्पेक्ट से इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे और ये आपका प्रीलिम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप इंडिया में कई सारे सुपर कंप्यूटर पढ़ते हैं, मिहिर पढ़ते हैं, प्रत्यूष पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से कई सारे सुपर कंप्यूटर चाइना बना रहा है और चाइना और अमेरिका के मध्य इस चीज़ को राइवलरी चल रही, मतलब चाइना और अमेरिका आपस में प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं कि कौन सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर बना सकता है। इसी दिशा में बढ़ते हुए हाल ही में जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने क्या किया कि चाइनीज़ कंपनी जो कि सुपर कंप्यूटर वहाँ पे बना रही थी उनको बैन कर दिया और साथ ही हुवाई के साथ जो उनकी टसल चल रही थी उसको भी उन्होंने बैन कर दिया। इसी से रिलेटेड यहाँ पे वो बातें कही गई हैं कि चाइना जो वर्ल्ड में इस समय सुपर कंप्यूटर का महारथी बनने जा रहा है, तो उसको किस तरीके से अमेरिकी प्रशासन के द्वारा काउंटर किया गया, इतनी बातें यहाँ पे कही गई। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि आखिरकार सुपर कंप्यूटर का फ़ायदा क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है। तो इसके कई सारे उपयोग होते हैं। खासतौर पर जब हम आपको कल इजराइल और पैलेस्टीन के बारे में बता रहे थे, वहाँ पे आयरन डोम के बारे में जब बोल रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए हमने वहाँ पे एक शब्द का उपयोग किया था आयरन डोम के संदर्भ में, बैटरी वर्ड। बैटरी वर्ड क्या होता है? कंट्रोलर, रडार और जो उस समय मिसाइल सिस्टम होता है उससे रिलेटेड। मतलब ये जो तीन होते हैं, इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं क्या? बैटरी। लेकिन ये तीनों अलग अलग जगह पे होते हैं, काफ़ी दूर होते हैं। तो जो ये रडार है, रडार से जो कंट्रोलर के पास जब सूचनाएं जाती हैं और कंट्रोलर जब उसको डिटेक्ट करता है, तो जितनी फास्ट मूवमेंट में डिटेक्ट कर पाएगा उतनी ही फास्ट मूवमेंट में मिसाइल वहाँ पे अटैक, काउंटर अटैक कर सकती है। ठीक, तो यहाँ पे फास्ट मोड में काउंटिंग करने के लिए जिन कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है वो वास्तव में सुपर कंप्यूटर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो गणना करने की आवृत्ति होती है या जो इनकी गणना करने की प्रोसेस होती है वो काफ़ी हाई लेवल के फ्लॉपी में होती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना 1 पेटा फ्लॉप, 2 पेटा फ्लॉप, पेटा फ्लॉप वगैरह एक कंप्यूटर की टर्मोलॉजी है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें बस यहाँ पे बताई गई हैं। इससे ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी है नहीं कि आखिरकार इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बाकी तो काफ़ी सारे उपयोग हैं। आप इसका एजुकेशन में उपयोग कर सकते हो, साइंस की फील्ड में कर सकते हो, स्पेस की फील्ड में कर सकते हो, आप इसका हेल्थ सेक्टर में कर सकते हो, यहाँ तक कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी कर सकते हो। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, फिर बात आती है चुनाव सुधार से रिलेटेड। हुआ क्या है कि हाल ही में कई सारे चुनाव आयोग से रिलेटेड इशूज सामने आए हैं। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि बंगाल में चुनाव आयोग ने चुनाव संपन्न कराए पूरी तरीके से, बिना रुके, बिना कुछ किए। हालांकि मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर काफ़ी तल्ख टिप्पणियाँ भी की, लेकिन चुनाव आयोग ने इस चीज़ों से अपने आप को दूर ही रखा। ठीक, तो क्वेश्चन ये उठा आखिरकार कि क्या चुनाव सुधार करने की आवश्यकता है, और वास्तव में अगर चुनाव सुधार करने की आवश्यकता है तो क्यों आवश्यकता है। तो इसी चीज़ को एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पे लेखक ने टी.एन. शेषन का जिक्र किया। टी.एन. शेषन वास्तव में चुनाव आयुक्त रहे हैं पहले 19 के आसपास में, 19 के दौर में। तो उनकी एक खास बात ये थी कि वो किसी से डरे नहीं और उन्होंने चुनाव में इतने रिफॉर्म ले आए कि चुनाव एक तरीके से पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब पारदर्शी हो गया। उसमें किसी तरीके का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था कि वो बाहुबल है, वो पैसे के दम पे या अपने प्रभुत्व के दम पे या लोभ के दम पे या उस व्यक्ति को जो चुनाव आयुक्त में बैठा हुआ है पद पर उसको लालच देकर उसको अपने हिसाब से ढाल ले, ऐसा नहीं था। यानी कि टी.एन. शेषन में व्यक्तित्व के या प्रशासक के वो सारे गुण या सारे लक्षण विद्यमान थे जो एक देश की स्वतंत्र संस्था के अंदर होने चाहिए। इसीलिए लोग टी.एन. शेषन को हमेशा याद रखते हैं कि उनके चुनावी रिफॉर्म आज भी काफ़ी उपयोगी हैं। तो उन्होंने यही सारे रिफॉर्म किए थे और वास्तव में उनके जो रिफॉर्म की शुरुआत हुई थी वो बिहार राज्य से हुई थी। माना यह जाता है कि बिहार में उस समय बूथ कैप्चरिंग या नेताओं का बाहुबल या उस समय के कई प्रकार के दंगे ये ज़्यादा होते रहते थे। जैसे आपने अभी देखा होगा बंगाल में चुनाव के दौरान कई प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियाँ देखने को मिली। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर शेषन साहब को याद किया गया। याद करने की एक और वजह थी क्योंकि पिछले वर्ष जब लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 में, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी को कई प्रकार की नोटिस दी जानी थी, खास तौर पर चुनाव आयोग के द्वारा, क्योंकि उन्होंने कई सारे रूल का वायलेशन किया था। लेकिन उस समय दो जो चुनाव आयुक्त थे, मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्त, ठीक है,
टोटल 3 मेंबर होते हैं, एक मुख्य होता है, 2 अन्य होते हैं। तो इनमें से इन 2 लोगों ने सरकार का समर्थन किया था, बल्कि जो तीसरे अशोक लवासा साहब थे वो हमेशा इनका विरोध करते रहे। तो इसलिए भी ये काउंट्रोवर्सी उभर कर आई कि आखिरकार इन चुनाव आयुक्तों के मध्य में मतभेद क्यों था। ऐसी बातों को लेकर यहाँ पे बातें की गई हैं। बाकी जब चुनाव सुधार से रिलेटेड कई सारे सुझावों की बात आएगी तो उस पर हम कभी डिबेट और डिस्कस करेंगे। खासतौर पर अगर आपको पॉइंट याद रखना है 2-3, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो नियुक्ति होती है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। आप देखते होंगे कि आजकल नियुक्तियों में क्या होता है कि कैडर विशेष को तरजीह दी जाती है। जैसे गुजरात कैडर के पहले इसमें नियुक्त हुए थे, ठीक है, यानी कि अपनों को ज़्यादा करीबियत में रखा जाता है, तो इस चीज़ में होना चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि इनको चुनाव के पद के समाप्ति के बाद जो इनको एक और छूट मिलती है ना, हमने ऑलरेडी अपनी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में पढ़ रखा था कि जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वो इस पद की रिटायरमेंट के बाद किसी भी सरकारी पद को शोभित कर सकता है, तो उस पर रोक लगा देनी चाहिए ताकि इनको ये रहे कि हाँ ठीक है, हमें निष्पक्ष होकर काम करना है। इसके अलावा जो 3 लोग हैं चुनाव आयुक्तों को संदर्भ में रखकर, उनके मतों को भी देखने की ज़रूरत है और एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो इनको रेगुलेट करे। ऐसे आप सजेशन यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी चुनाव के लिए तो वीवीपैट वगैरह, डिजिटल वोटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पढ़ना है और ना ही आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स को आज कवर किया। हालांकि इसमें ज़्यादातर आर्टिकल उतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था वो था वास्तव में आर्फन से रिलेटेड, जो बच्चों से रिलेटेड था, क्योंकि केस स्टडी में आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा आर्टिकल आपका कोविड-19 से रिलेटेड था। तीसरा आर्टिकल आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो किस चीज़ से था, भारत और यूरोप के संबंध से। क्लियर। उम्मीद है आपको आज के आर्टिकल पसंद आए होंगे। मिलते हैं अपने कल के आर्टिकल में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।